मुश्किल। अच्छा, इस देश में सर ये मानते हो आप कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है? क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये चीज है। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीजें दिख रही हैं। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीजें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है। अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है। गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीजें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन देश बदल देंगे लोग, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो हैं उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की जरूरत की चीजें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए, हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का जमीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आप खोल दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहां कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला? हर 5 जिला के बीच में गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विमेंस यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। है नहीं है? देश 47 में कहाँ से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करें, यहाँ बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका है, नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहाँ पर। औरतें देखिएगा, जो नए गाँव वगैरह में किसी की नई नई शादी हुई है, बेचारे के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई नई बहू आएगी या नए नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी थकी रहेगी, कोई 4 को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, वो अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार, उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं। हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश पढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था। कोई फर्क नहीं था, जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहां रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। अभी साहब, हम छोटे थे अपने गांव, तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए, आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47। देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बड़ा तो प्रायोरिटीज अलग है ना। जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है आबादी के हिसाब से। हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो। इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब भाषण देता है सभी सब।
ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है। सब कोई सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है, एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे 10 लाख रुपए दे दे, 2 की जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना है ना तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी में खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे। जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा, भाग जाएंगे लोग यहाँ पे। सब मांगा है नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने समझने की कोशिश करता हूं मैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, मेरे कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमें कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखा है। वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छांट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, तो थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दें। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि काम करते हैं, आपके यहाँ ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं, तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। तो पैसा अच्छा अगर रखेंगे, धक्का पैसा आएगा, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा स्किल्ड है, वो दिखने, तो बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया है? एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहां पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछता हूं सर, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहले वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन। खान सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? खान सर कंघी काहे से करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीजें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, ये कहाँ से चले? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी। मैं सकपका गया, मैं कह रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है। कहे मुझे तो गलत है। फिर कहे, तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पड़ता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया। मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इसलिए दिक्कत नहीं, लड़की है इसलिए दिक्कत है, सेहत के लिए खराब है। लेकिन लड़की पी रही है, अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला तो मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे? ये तो कच्चा पेन घूम रही है। और बड़े मासूमियत से समझाया मुझे, तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर वही हरात भी कहाँ निकलेगा? देखिए, चाइना जो है ना स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के। आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया का कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अब चाइना का हर चीज़ है, तो वो वहाँ तक सोच रहा है चाइना। तो प्रोडक्शन चीज़ें करिए जहाँ जो चीज़ें हैं। अब आप एक सिंपल सा चीज़ बताते हैं, चाइना वाले जो हैं सब बहुत सारी चीज़ का मतलब डंप, जैसे चाइना ने इस पे टेरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना पे टेरिफ लगाया, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अफ्रीका में ले जाकर पलट देगा यहाँ पे। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन कहता है कि हमारे पास मार्केट कहाँ है? आपके बगल में नेपाल है, भर दीजिए। बगल में तो नेपाल है, यहाँ पे भर सकते हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नहीं भर पा रहे हम लोग। ये एक बड़ी समस्या है। हमारा सबसे लड़ाई भी चल रहा है आजकल। तो खैर ये तो एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस व्यापार के लिए तो जरूरी है। अच्छा, बॉयकॉट पाकिस्तान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना हथियार देता है। पाकिस्तान में ये भी खबर आई थी कि वहां अंदर चाइना बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमारे देश में हम चाइना के लिए गुस्सा क्यों नहीं दिखाते? हमारे देश में राजनीति और धर्म ज्यादा हावी है। लोग भी तो नहीं दिखाते। जैसे हम ही लोग थे, पाकिस्तान में खूब गिर आए, तो बात भी तो माइंडसेट, चाइना को लेकर नहीं गिर आए हम लोग। माइंडसेट भी तो है कि हम राजनीति और धर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए क्योंकि मुसलमान वहां है, बस इसीलिए नहीं। मतलब हम लोग क्या राजनीतिक वो जो समीकरण हो गया, क्योंकि उसका जो पाकिस्तान जिस नींव पे बनाया गया था ना, वो नींव ही धार्मिक मामला था। यही तो गड़बड़ गया था ना। अगर हमसे कोई विवाद रहता तो जाता, अगर कोई हम उसका ख्याल नहीं रखते तो हमको समझ में आता हमने कुछ नहीं किया उसका।
हमने उसका कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, और वो चला गया यहाँ से। और सबसे बड़ा तो हम दोष देते हैं उस समय के तत्काल नेताओं पे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान अलग है। बट जैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि गांधी जी दुबले पतले थे, उनको मार दे, जिन्नक मार देना चाहिए था। बहुत सारे उसमें बवाल भी काफी मचा, खूब कांड हुआ ट्विटर पे, सब नेता नेताड़ी अपना राय दिए। लेकिन सर उस दौर में जब मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ तो दिखता हूँ कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि उन्हें नहीं अलग करना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग मरने लगे और जिन्ना साहब जो है वो मरवा ही जा रहे थे, जानबूझ के बवाल काटे जा रहे थे। बंगाल में आग लगवा दिए, पंजाब में आग लगवा दिए कि हजारों लोग मरने लगे। तो ये हुआ कि मरते 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 अब क्या तो लोगों को मरते देखो या इस फसाद को परमानेंट खत्म करो, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की, जितना मैंने पढ़ा लिखा समझा। तो क्या वो रोका जा सकता था पार्टीशन? जिन्ना अगर नहीं रहता तो कौन पार्टीशन कर सकता था, ये बताइए? लियाकत अली? नहीं, उनकी शायद हैसियत ही नहीं थी। जब देश पाकिस्तान बन गया ना, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बना लिया, तो जिन्ना ने भरे मन से डांटा था, कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के बस के बाहर की थी, वो मैं था जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया था। एक जिन्ना मार दिया रहता, काम खत्म हो गया रहता। बट जैसे यही बात आपने कहा, एक जिन्ना मार दिए होते। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल एक अलग तरीके की बात हो लगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान का प्रेम करने लगे हैं और कई बार झंडा उठा लेते हैं, नारा लगा देते हैं। तो इन सबको बढ़िया से थुराई नहीं होता है, बढ़िया से थूर दें लोग, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास कश्मीर है, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना कश्मीर में भी बिल्कुल यही हाल था एक टाइम पे। अब तो इस बार का मैं गया, घूमा टहला, बहुत अलग लगा, मुझे महसूस हो रहा था। बट 15-20 साल पहले जो किस्सा हम सुनते थे, उनका भी अलग कहानी था। ये तो हमारे पास था, शुरू से ना डिस्प्यूटेड रह गया यहाँ पे जनरल बूचर की वजह से। अगेन वहाँ पे उसने कबायली उसको घुसा दिया। हरी सिंह को तो आप कोई दोषी नहीं देता है। अब किसी से कहिए तो कश्मीर इशू में उठा देते हैं। मेन हरी सिंह तो आग लगा के चल गए, कोई पूछता है? उनको अपना धुन था कि हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनेंगे, कबाड़ बन गए भाई। हरी सिंह ने क्या आग लगा के रख दिया था? जब सब कुछ खो दिए तो आए आप हमारे पास। हम तो उनका देख रहे थे, उनका पूरा सिक्का उक्का देख रहे थे, कहीं इंटरनेट आया था सोशल मीडिया पे, तो उनके सिक्के में तो पूरा तिब्बत सब उनके पास था। और पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तिब्बत का भी बहुत इलाका सब उनके पास था। उनको वही धुन, दुनिया पलट रही थी तो अपने हाथे से बाहर निकल के नहीं देखे थे। जब निकले तो पता चला हमारे 4 गो रिश्तेदारों को पाकिस्तानी उठा ले गए सब। तब आके हरी सिंह भागे भागे आके साइन किए थे। ये पहले साइन कर दिए रहते, कश्मीर का इशू नहीं हुआ रहता। कश्मीर के इशू को कैसे देखते हो? अभी जो टैकल किया गया 370 हटाया, आपका क्या आकलन है? बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको साथ में 2 अलग अलग स्टेट कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बेहतर डिसीजन है। कई, अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाले जो है वो पिसते रहते हैं, सीटों की संख्या कम होती है, बवाल सारा कश्मीर में होता है। आपका क्या टेक है इस पे? जम्मू कश्मीर एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर जितना मैंने देखा है, दोनों बहुत सौहार्द भी नहीं है, बहुत कम। इधर वाले उधर को घर आते हैं, उधर वाले इधर घर आते हैं, बहुत छोटा हो जाता है फिर। क्योंकि अगर फिर जम्मू बनाते तो इतना एकदम छोटा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्वे करा ले, क्योंकि ये तो चीजें बैठ के 2 मिनट की चीजें नहीं है।